हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रपति के पद एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। संसदीय पद्धति को अपनाने से हम भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के स्थान की उपेक्षा नहीं कर सकते। संसदीय पद्धति की स्थापना के बावजूद भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है और उसे अनेक अधिकारों से विभूषित किया गया है। वास्तव में भारत की संघीय कार्यपालिका के दो भाग हैं, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष है और मंत्रिपरिषद में कार्यपालिका संबंधी सभी अधिकार निहित है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि भारत का राष्ट्रपति बिल्कुल बेकार है। साधारणतः संसदीय पद्धति में राज्य प्रधान को कोई अधिकार प्राप्त नहीं रहता है, लेकिन राज्य का संवैधानिक प्रधान होते हुए भी भारतीय राष्ट्रपति का अपना एक विशेष स्थान है। उसके अपने अधिकार है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता है। प्रशासन संबंधी अधिकार। संविधान के अनुसार भारत का शासन चलाने के लिए कार्यपालिका की सारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है। वह राज्य की कार्यपालिका का प्रधान है। इस हैसियत से राज्य के सभी उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति की है। संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यों में सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल होगा, जिसका नेता प्रधानमंत्री होगा। इस प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति की ही करता है। यह बात ठीक है कि राष्ट्रपति को एक बना बनाया प्रधानमंत्री मिल जाता है, क्योंकि साधारणतः राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन कभी ऐसा समय भी आ सकता है जब राष्ट्रपति स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार प्रधानमंत्री की बहाली करे। यदि लोकसभा में किसी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं है या बहुमत प्राप्त दल से दलबंदी के कारण पार्टी नेता का चुनाव असंभव हो गया है, वैसी स्थिति में राष्ट्रपति किसी वैसे व्यक्ति को जिस पर उसे यह विश्वास हो कि वह संघ शासन आसानी से चला सकता है और लोकसभा के विश्वास का पात्र बन सकता है, प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है और उनके बीच कार्यों का बंटवारा करता है। मंत्रिमंडल का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। विशेष परिस्थिति में वह प्रधानमंत्री के साथ साथ कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। विशेष परिस्थिति में वह प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्रिमंडल को भी बर्खास्त कर सकता है, परंतु ऐसा असाधारण काम बहुत सोच विचार कर ही करता है। राज्य के अन्य पदाधिकारियों की बहाली भी राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अटॉर्नी जनरल, ऑडिटर जनरल, कूटनीतिक, राजदूतों, केंद्रीय प्रशासित इलाकों और संघीय क्षेत्रों के चीफ कमिश्नरों, अनुसूचित और आदिम जातियों के स्पेशल अफसरों और तरह तरह के आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। इन सब पदाधिकारियों का कार्यकाल राष्ट्रपति की खुशी और इच्छा पर निर्भर है। संविधान के 7वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह आंध्र प्रदेश और पंजाब में विधानसभा की क्षेत्रीय समितियों के संगठन और कार्यों के लिए आदेश दे सके तथा राज्य सरकार और राज्य विधानसभा की कार्यावधि में उपयुक्त उद्देश्य संशोधन ला सके। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति इन राज्यों के राज्यपालों को विशेष उत्तरदायित्व दे सकता है, जिससे क्षेत्रीय समितियां ठीक से काम कर सके। राज्य का मुख्य कार्यपालक होने के नाते राष्ट्रपति का यह कार्य है कि यह इस बात पर निगरानी रखे कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को प्रशासन में लागू किया जा रहा है या नहीं। इसलिए राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह कार्यपालिका द्वारा किए गए सभी कार्यों और निर्णयों का विवरण प्रतिदिन प्रधानमंत्री से प्राप्त करे। प्रधानमंत्री के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रशासन संबंधी सभी विषयों की सूचना राष्ट्रपति को। विधायिका संबंधी अधिकार। भारतीय राष्ट्रपति को विधायिका संबंधी अधिकार भी प्राप्त है। राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाने, उसे स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। राष्ट्रपति संसद के प्रथम अधिवेशन में भाषण देता है तथा सरकार की भावी नीतियों का उल्लेख करता है। राष्ट्रपति को संदेश भेजने का अधिकार है तथा संसद को उसके संदेश पर तुरंत विचार करना पड़ता है। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता जब तक कि राष्ट्रपति उसे स्वीकृति प्रदान न कर दे। नए राज्य या राज्य की सीमा संबंधी विवाद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदन की संयुक्त बैठक बुला सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकता है। वह संसद के कानून
बनाने वाले विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है और बाद में वे संसद की स्वीकृति पर अधिनियम का रूप ग्रहण कर लेते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों तथा लोकसभा के 2 आंग्ल भारतीयों को सदस्य के रूप में मनोनीत करता है। स्पष्ट है कि संवैधानिक कार्यपालिका प्रधान होने के बावजूद भारतीय राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण विधायन संबंधी अधिकार प्राप्त है। वित्तीय अधिकार। भारतीय राष्ट्रपति को वित्तीय अधिकार भी प्राप्त है। राष्ट्रपति ही प्रत्येक वर्ष की आय व्यय का लेखा जोखा संसद में प्रस्तुत करता है। संसद से आर्थिक मांगों की स्वीकृति भी राष्ट्रपति भी प्रदान करता है। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही धन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति ही वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। देश की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण रहता है। राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि वह संसद से पूरक, अतिरिक्त और आपातभूत अनुदान की मांग करें। न्याय संबंधी अधिकार। सैनिक अदालतों द्वारा दिए गए दंड के अतिरिक्त राष्ट्रपति को किसी की सजा कम करने, बदलने, स्थगित करने या माफ करने का अधिकार है। राष्ट्रपति मृत्यु दंड की माफी संबंधी प्रार्थना पर विचार करता है। संकटकालीन अधिकार। इन सामान्य अधिकारों और शक्तियों के अतिरिक्त भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को कुछ संकटकालीन अधिकार भी प्राप्त है। राष्ट्रपति निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में संकटकाल की घोषणा कर सकता है: युद्ध अथवा युद्ध की संभावना अथवा आंतरिक अशांति के कारण उत्पन्न संकट। संविधान के अनुच्छेद 352 में यह व्यवस्था की गई है कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाए कि देश की सुरक्षा युद्ध की संभावना अथवा आंतरिक अशांति के कारण खतरे में है तो यह पूरे देश में अथवा उसके किसी हिस्से में संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है। संकटकालीन इस घोषणा को संसद के दोनों सदनों में उपस्थापित किया जाता है। यदि संसद इसे स्वीकृत नहीं करे तो यह घोषणा 2 महीने बाद स्वतः रद्द हो जाती है। राष्ट्रपति की इस घोषणा का व्यापक संवैधानिक प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय सरकार की शक्ति बढ़ जाती है और इस घोषणा से नागरिकों के मौलिक अधिकार तक को स्थगित किया जा सकता है। राज्य की कार्यपालिका केंद्र से आदेश प्राप्त कर सकती है। सर्वप्रथम ऐसी घोषणा भारत पर चीनी आक्रमण के समय 1952 ईस्वी में घोषित हुई थी और दूसरी बार पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय 1965 ईस्वी में और तीसरी बार आंतरिक अशांति के कारण इस तरह के संकट काल की घोषणा जून 1975 में की गई थी। संविधान के 44वें संशोधन के अनुसार यह व्यवस्था कर दी गई है कि प्रधानमंत्री द्वारा अपने मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद लिखित रूप में ऐसा करने को कहने पर ही राष्ट्रपति संकटकाल की घोषणा कर सकता है। लोकसभा का 1/10 सदस्य इस आशय का प्रस्ताव रखे कि संकटकाल हो जाना चाहिए तो 14 दिनों के अंदर ही इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संसद की बैठक बुलाई जाएगी। ऐसी घोषणा संसद के अधिवेशन आरंभ होने के 30 दिनों के भीतर स्वीकृत हो जानी चाहिए, अन्यथा 6 महीने के बाद यह घोषणा रद्द समझी जाएगी। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न संकट की स्थिति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्य किसी तरह से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि किसी राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चलाना मुश्किल हो गया है तो राष्ट्रपति उस राज्य में संकटकालीन घोषणा कर सकता है, जिसे हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। इस घोषणा का व्यापक प्रभाव पड़ता है। राज्य की विधानसभा भंग कर दी जा सकती है, स्थगित कर दी जा सकती है। वर्तमान राज्यपाल पूरे राज्य का शासन चला सकता है या राष्ट्रपति के प्रतिनिधि वहां का शासन चलाने के लिए भेजे जा सकते हैं। संसद राज्य के विषयों पर कानून बना सकती है तथा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। संविधान के 44वें संशोधन के अनुसार यह व्यवस्था कर दी गई है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिक से अधिक 1 वर्ष तक रह सकता है। राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष से अधिक तभी रह सकता है जबकि निर्वाचन आयोग यह अनुशंसा कर दे कि उस राज्य में अभी चुनाव कराना संभव नहीं है। पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष करने के लिए संविधान का 48वां संशोधन किया गया। इस तरह की घोषणा बहुत सारे हो चुकी है और यह आरोप लगाया जाता है कि इसे राज्यों के विरोधी दलों की सरकारों को कुचलने के लिए राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। वित्तीय संकट। संविधान के अनुच्छेद 360 में यह व्यवस्था है कि यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि भारत के किसी भाग में वित्तीय संकट उपस्थिति हो गया है तो वह संकट काल की घोषणा कर सकता है।
ऐसी स्थिति में कर्मचारियों यहाँ तक कि न्यायाधीशों के वेतन भी कम किए जा सकते हैं। केंद्र राज्यों के बीच राजस्व वितरण के संबंध में कोई भी निर्णय ले सकता है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है और वह बहुत शक्तिशाली है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कर तानाशाह बन सकता है, परंतु वास्तविकता यह है कि राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद ही करती है। शासन की वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के हाथ में है और तथा राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रधान बनाकर रह गया है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।